हाय एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टीचिंग कोर्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। अभी आज जो है आपकी 11 तारीख है, 11 फरवरी। और आज जो है नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से रिक्रूटमेंट रूल्स को यहाँ पर रिलीज़ किया गया है। ये क्या है और इनसे आपको क्या समझ में आना चाहिए है। तो ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स होते हैं बेसिकली जो आगे आपकी भर्ती आने वाली है ना, ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स है उनके आधार पर वो भर्ती आपकी ली जाएगी। मतलब जो भी एलिजिबिलिटी है, जो भी क्राइटेरिया है, जो भी रूल्स वगैरह होते हैं वो सब ये डिसाइड करते हैं, फिर आपकी भर्ती आएगी। ओके, तो जो अभी करंट में आपका चला हुआ है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो करंट में आपकी वैकेंसीज रन हो रखी है, जिनका अभी आपका टीयर 1 हो चुका है और आपका टीयर 2 अभी होने वाला है, तो वो जो है जो पिछले साल जो मार्च में आपके रिक्रूटमेंट रूल्स आए थे ना, वो उसके ऊपर है। तो अभी जो 2026 में अगर ये देते हैं वैकेंसीज तो वो इन रूल्स के अकॉर्डिंग आएगी जो आपको यहाँ पर गिवन है। तो मैं आपको पूरा ये समझा देती हूँ, ठीक है। 38 पेज का ये PDF है। जो बातें आपको समझ में आनी चाहिए है वो आपको बता दी जाएगी, और ये मैंने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पर डाल भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है लिखा गया है भाई, यहाँ पर स्पेसिफिकली कि जो 20 तारीख को एक्चुअल में पिछले साल आया था ये जो रिवाइज्ड रूल है, और एक बार दिसंबर में भी इन्होंने डाला था, ठीक है। तो वो रिवाइज्ड आए थे। तो 20/3/2025 वाला जो है, इन रिक्रूटमेंट रूल्स को यहाँ पर देखते हुए कुछ मॉडिफिकेशन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। ऑल दो चीज़ें सारी वही है, कुछ ऐसा चीज़ें नहीं है। तो जो भी है मैं आपको बता दूंगी, सारे सब मतलब एज क्राइटेरिया वगैरह सब कुछ वही है, एलिजिबिलिटी सब कुछ वही है, बस एक बार समझ लो चीज़ों को, ठीक है। तो क्या क्या चीज़ें आपकी है भाई, किस किस के बारे में बात करी गई है। तो टीचिंग और नॉन टीचिंग हर चीज़ के बारे में बात करी गई, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर है, प्रिंसिपल है, पोस्ट ग्रेजुएशन के जो भी आपको ये सब्जेक्ट्स यहाँ पर गिवन है इनके बारे में बात करी गई है। इसके अलावा TGT के सभी सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग जो आपकी थर्ड लैंग्वेज है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इनकी बात करते हैं। कंप्यूटर साइंस, आर्ट, फिजिकल एजुकेशन, म्यूजिक, लाइब्रेरी, स्पेशल एजुकेटर की भी बात करी गई है। ओके, तो स्पेशल एजुकेटर की भी बात करी गई है। तो ये सारी चीज़ें मैं एक एक करके आपको दिखा देती हूँ। ओके, और ध्यान में देना ये भी कहा गया है कि ये जो रूल्स है वो विद मतलब आज अगर ये पब्लिश हुआ है तो आज से ही ये आपके लागू हो गए हैं, इसके लिए वेट नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो है वो आज से ही आपके लागू कर दिए गए हैं। तो आगे जो भी भर्ती आपकी आएगी, जो भी रिलीज़ होगी, वो इनके ऊपर डिपेंड करेगी। समझ में आई इतनी चीज़ें। चलिए, असिस्टेंट कमिश्नर वाला छोड़ देते हैं और साथ में जो प्रिंसिपल पोस्ट है उनको छोड़ देते हैं। बात करते हैं टीचिंग पोस्ट की, जो कि हमारी यहाँ पर NVS और के अंदर आपकी जो होती है पोस्ट, वो छठी क्लास से पढ़ाना शुरू करते हैं, तो इसमें PRT नहीं होता है, ठीक है। तो मेन पॉइंट्स को मैंने अंडरलाइन कर दिया है, और ये वाली PDF मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी जिसमें मैंने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया है। चलिए, ये जो रिक्रूटमेंट रूल्स है वो हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड ऑल द थिंग्स, जो भी आपको ये सब्जेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं उनको आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, लेवल तो बाद में देख लेना, ठीक है। पे स्केल आप देख सकते हो भाई यहाँ पर। इसके अलावा ध्यान दो, एज की बात कर दी है, नॉट एक्सेडिंग 40 ईयर्स, 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए है। एज जो है जब आपका नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं रिलीज़ होता है ना, तब से आपका मान्य होती है वो चीज़ें, ठीक है। वो आपका जब कोई वैकेंसी आएगी आगे भविष्य में, अगर 2026 की वैकेंसी आती है तो उसमें बता देगी कि कब से वो मान्य है। कहने का मतलब यह है कि इन जनरल 40 साल से ज़्यादा उम्र का वो व्यक्ति, वो इंसान नहीं होना चाहिए है। ऑल दो रिलैक्सेशन है, अगर आप ऑलरेडी NVS की बात हो रही है, नवोदय विद्यालय में अगर आप ऑलरेडी एम्प्लॉय हो तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा SC ST OBC और फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विस मैन अगर आप है किसी भी उसमें, तो फिर आपको यहाँ पर जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रावधान दे रखा है 3 साल का, 5 साल का, जितने भी साल का, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। और जब वैकेंसीज आती हैं तो वो आपको क्लियर कर दिया जाता है। ओके, अब क्वालिफिकेशन की बात जब हम करते हैं तो PGT में ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि PGT में सिंपल सी बात है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन आप होनी चाहिए, और जिस पर्टिकुलर विषय में आप अप्लाई कर रहे हो उसमें आप पढ़े लिखे होने चाहिए, वो आपने करा हो, ठीक है, आपने मास्टर्स कर रखी हो। अब यहाँ पर मुद्दा आता है कि 50% मार्क्स का, ठीक है। अब वो वाली बात नहीं है भाई कि कितने नंबर आए तो आप अप्लाई कर दो, 50% नंबर आपके आने ज़रूरी है, ठीक है। ध्यान देना, 50% मार्क्स हर सब्जेक्ट में नहीं बोला, एग्रीगेट बोला गया है, इंक्लूडिंग BEd। मतलब BEd में भी आपके ऑल ओवर 50% नंबर होनी चाहिए है। और जो आपका PGT आपने जिस पर्टिकुलर विषय से कर रखी है, मतलब ऑल ओवर PGT में एग्रीगेट का मतलब क्या है, सभी विषयों को मिला करके आपके कितने % मार्क्स होने चाहिए, 50%। अगर इससे कम है देन आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर इंटीग्रेटेड है तो भी, या फिर अगर आपने मास्टर्स डिग्री कर, इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है, जब दोनों कंबाइन होते हैं, आपकी डिग्री भी और आपका जो प्रोफेशनल डिग्री है जिसको BEd कहा जाता है,
वो इंटीग्रेटेड होता है। इसके अलावा अगर आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी है तो भी आप 50% मार्क्स आपको एग्रीगेट चाहिए ही चाहिए, कुल मिलाकर के एवरेज की बात करी गई है। ओके, अब अगर विषयों की बात करें तो सिंपल सी बात है, पीजीटी इंग्लिश में अप्लाई करोगे तो भाई आपने इंग्लिश पढ़ा हो, हिंदी में अप्लाई करोगे तो आपने हिंदी पढ़ा हो, फिजिक्स में अप्लाई किया है तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो भाई आपका स्पेशलाइजेशन हो उस चीज़ में। केमिस्ट्री की बात करी गई है, मैथ्स की, इकोनॉमिक्स की, बायोलॉजी की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, तो आपका जो भी विषय है अपने अकॉर्डिंग आप चीज़ों को लेकर के चलेंगे। जो नॉर्मल से जो रूल्स है वो आपको बता दिए गए हैं। बीएड अनिवार्य है, बीएड आपका होना ही चाहिए है, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, किसी भी अरे गहरे कॉलेज से नहीं चलेगा। 50% मार्क्स मतलब वो रिकॉग्नाइज्ड हो, मान्यता हो उसको, ठीक है, अरे गहरे का मतलब वो है। 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, अगर आपने बीएड एमएड इकट्ठी कर रखी है, इकट्ठी इंटीग्रेटेड है अगर आपकी, तो उसमें भी 50% मार्क्स आपके होने चाहिए हैं। 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री अगर आपने कर रखी है, 50% मार्क्स, और साथ में अगर आप बीएड का सब कुछ कर रखा है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। कहने का मतलब ये है कि आपकी मास्टर्स होनी चाहिए है, ठीक है, 50% आपके ऑल ओवर होने चाहिए हैं, और आपका बीएड में भी 50% होना चाहिए है। ओके जी, इसके अलावा जो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, तो आपका हिंदी इंग्लिश में आप अच्छी आपकी जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर की जानकारी ये मांगते ही मांगते हैं। इसके अलावा आपके पास एक्सपीरियंस हो, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेजिडेंशियल स्कूल, ऐसे स्कूल जहाँ पर आवासीय स्कूल बोलते हैं इनको, जहाँ पर रहने को होता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है बिल्कुल तो आपको लिया नहीं जाएगा, बट एक डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है, वांछनीय है ये, ठीक है, अगर चलेगा, अगर आप ऐसे ही उसमें स्टैंड करते हो तो आपके लिए अच्छा है। इसके अलावा टीजीटी में एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है अभी आपके कंसर्न सब्जेक्ट में, ठीक है। आपने टीजीटी में, जैसे आप इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हो तो टीजीटी का एक्सपीरियंस हो आपके पास इंग्लिश का, ठीक है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को ये प्रायोरिटी पे रखेंगे, कहने का मतलब ये है। ओके जी, इसके अलावा आप ध्यान देना, जो आपका केवीएस एनवीएस होता है उसमें आपका एक होती है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है कि फ्रेश एस्पिरेंट्स को लेंगे, ठीक है। जैसे अगर मैं फ्रेश हूँ तो मैं अगर फॉर्म फिल करती हूँ, अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो आई एम ए फ्रेश एस्पिरेंट। और एक होता है एलडीई, ठीक है, यानी कि डिपार्टमेंटल एग्जाम, मीन्स वो स्टूडेंट नहीं, वो एम्प्लॉय जो ऑलरेडी केवीएस में या फिर एनवीएस में वर्किंग होते हैं ना, अगर उनको प्रमोशन चाहिए होता है तो उनका डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, जिनको एलडीई मतलब इस तरीके से बोला जाता है, ठीक है। तो वो जो है टीजीटी टू पीजीटी में प्रमोशन पाने के लिए यहाँ पर एग्जाम देते हैं। तो ये जो एलडी है वो है, और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कौन है, जो फ्रेश स्टूडेंट जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना, जो पीजीटी इकोनॉमिक्स है और जो पीजीटी कॉमर्स है उसमें तो कोई भी प्रमोशन नहीं होगा। जो 100% जो सीटें भरी जाएंगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही भरी जाएगी, मतलब फ्रेश स्टूडेंट्स को लिया जाएगा। हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो 50-50 है, 50% वो प्रमोशन करेंगे जो ऑलरेडी टीजीटी में वर्किंग है हिंदी में और इंग्लिश में, और 50% वो क्या करेंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री में बात करें तो 90 और 10 का रेशियो है, 90% वो फ्रेश एस्पिरेंट्स को लेंगे और 10% का प्रमोशन कर देंगे। इसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स बच गए, अपार्ट फ्रॉम दीज 3 कैटेगरी, जो भी आपके अदर सब्जेक्ट्स बच गए उसमें 25% तो ये प्रमोशन के थ्रू भर देंगे, जितने भी सीट आएंगी, सीटें नहीं बताएंगे ये इसमें, और जो 75% है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू बताएंगे। तो ये आपकी वैकेंसी नहीं है, दीज आर जस्ट रूल्स, यहाँ पर ये नहीं बताए गए हैं कि आपकी वैकेंसी आ गई है, जब भी आएगी आ जाएगी, ठीक है। मैं ये क्लेम नहीं करती कि अभी आ जाएगी, अभी तो यही चल रहा है आपका, बट जो आगे आपकी वैकेंसीज आएंगे ना उनके लिए बात करी गई है। प्रमोशन, अब प्रमोशन जब हो रहे हैं आपके, जो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स हो रहे हैं, तो फ्रॉम अमंगेस्ट एलिजिबल टीजीटीज हैविंग 3 इयर्स रेगुलर सर्विस इन, मतलब ऐसे टीजीटीज जिनका 3 साल का रेगुलर सर्विस हो चुका है, जिसने मास्टर्स डिग्री कर रखी है, भाई उनके लिए भी तो कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी होगी ना, जिनको प्रमोशन पाना है, जो ऑलरेडी टीजीटी में वर्किंग है, तो उन्हें 3 साल उन्होंने पढ़ाया हुआ हो, 3 साल से वो वर्किंग हो, मास्टर डिग्री उन्होंने कर रखी हो अपने उस विषय में जिसमें वो प्रमोशन पाना चाहते हैं, और साथ में जो डिपार्टमेंटल एग्जाम होगा ना उसको वो क्वालिफाई करके जाएंगे, देन दे विल बी प्रमोटेड, ठीक है। अब देखो टीजीटी मैथ वाले हैं तो वो पीजीटी मैथ में चले जाएंगे भाई, ठीक है। टीजीटी साइंस वाले वो पीजीटी बायो और केमिस्ट्री में जाएंगे, ठीक है, ध्यान देना। इसके अलावा टीजीटी एसएसटी वाले हिस्ट्री और ज्योग्राफी में चले जाएंगे, हिंदी और इंग्लिश में चले जाएंगे, ठीक है जी, ये ध्यान देना। ये बाकी चीज़ें छोड़ दो, अभी चलते हैं हम पोस्ट ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस वाले, भाई इनकी अलग से होती है, ठीक है। आपने कई बार कई वैकेंसीज में देखा होगा कि इनको ना बीएड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कंप्यूटर साइंस वाले को छूट दे दिया है कि बीएड इज़ नॉट नेसेसरी, बट इसमें ऐसा नहीं है, इसमें आपको बीएड चाहिए होगी, बाकी सेम चीज़ है, 40 साल से ज़्यादा नहीं होगा बंदी जो भी है, और रिलैक्सेशन मिलेगा एज़ पर जैसे यहाँ पर बताया गया ऊपर, वही है सारी चीज़ें, बस अपनी जो एलिजिबिलिटी है उसको देख लो एक बार, वो आपको ज़्यादा अच्छे से पता है जिन्होंने कंप्यूटर साइंस कर रखा है, ठीक है। एमएससी कर रखी कंप्यूटर साइंस में चलेगा जी,
50% का तो क्राइटेरिया सेट कर रखा है। अगर आपने इंजीनियरिंग में मास्टर्स कर रखी है, अगर आपने एमटेक कर रखी है, तो भी 50% का क्राइटेरिया मांगा गया है। बीएड मांगी गई है, ओके, बीएड मांगी गई है 50% मार्क्स के साथ। 3 साल का अगर आपने इंटीग्रेटेड बीएड एमएड, वो सेम है, वो जो अभी इन्होंने बताया ना, वो सेम है यहाँ पर, वो बीएड वाली सेम चीज़ है यहाँ पर, ओके। तो इस पर ध्यान रखना। डिज़ायरेबल हिंदी इंग्लिश वाला है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर तो चलाना आएगा ही भी आएगा, तो उसको लिखना ज़रूरी है नहीं, ओके। इसमें 75% जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, 25% प्रमोशन, जो कि ऑलरेडी बताया तो नहीं था, लेकिन अभी यहाँ देख लो 75% जो है वो, हाँ, जो अदर सब्जेक्ट है ना उसमें बताया था, 75% डीई से, ठीक है, डीआर से, और 25% जो है वो प्रमोशन से हो जाएगा, ठीक है जी, ध्यान देना। इसके अलावा 3 साल का रेगुलर सर्विस अगर आप प्रमोशन पाना चाहते हो तो वो इनको अच्छे से पता है, जो ऑलरेडी वर्किंग है वहाँ पर, जो फ्रेश है उनके लिए काम की चीज़ें नहीं है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन की बात करी जाए मेल फीमेल, तो सेम चीज़ है जी, बस आपने एलिजिबिलिटी देख लो एक बारी, ठीक है। आपने मास्टर्स कर रखा हो फिजिकल एजुकेशन में, 50% मार्क्स ही रहेगा। इसके अलावा डिज़ायरेबल में बात करी जाए, भाई वांछनीय है, ठीक है, आपको प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। आपने एटलीस्ट अपने स्टेट को नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट किया हो, आप इनका हिस्सा रहे हो, भाई ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, साई, आपने नाम भी सुना होगा, ठीक है। वहाँ पर अच्छे अच्छे लोग जाते हैं वहाँ पर प्रैक्टिस करने के लिए, खेलने के लिए। तो यहाँ पर आप एटलीस्ट हो तो आपको प्रायोरिटी पर रखा जाएगा। एक्सपीरियंस अगर आपका है फिजिकल एजुकेशन टीचर में तो आपको प्रायोरिटी पर रखा जाएगा, ठीक है। रेजिडेंशियल स्कूल का वर्किंग का एक्सपीरियंस पूछा गया है, और क्योंकि जो ये फिजिकल एजुकेशन वाले हैं आमतौर पर डिसिप्लिन के लिए होते हैं, ठीक है, तो भाई इनको चाहिए ही चाहिए वो सारी चीज़ें। इसके अलावा आपका हिंदी इंग्लिश का जो नॉलेज है वो भी मांगी गई है, जो कि आमतौर पर सबके पास होता है। 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से, और 25% आपका जो प्रमोशन के थ्रू हो जाएगा, टीजी टू पीएचडी पर प्रमोशन हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज पीजीटी के बारे में। अब देखो, जो आपके केवीएस और एनवीएस के स्कूल्स होते हैं वो ऑल ओवर इंडिया होते हैं, ठीक है। अब ऑल ओवर इंडिया होते हैं तो वो हर रीजन में होते हैं, और एनवीएस स्कूल तो स्पेशली मतलब हर उसमें होते ही होते हैं, तो वहाँ पर उनकी भाषा भी होती है, तो बच्चे वहाँ पर जाएंगे तो भी उनको वो लैंग्वेज भी पढ़ानी है, तो उसके लिए वो जो लैंग्वेज टीचर इनको चाहिए होते हैं मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, ठीक है। तो अब उसमें बाकी सारी चीज़ें सेम है, 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, बस आपका जो क्वालिफिकेशन है वो उसके अकॉर्डिंग हो जाता है, वो आप अपने यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है। ज़्यादा अच्छे से पता होगा आप सभी को जो भी इस पर्टिकुलर कैटेगरी में लाई करते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द टीजीटी, ठीक है, ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स, जिसमें हम बात करेंगे हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस। इनका आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझना जरूरी है, बहुत ईजी है ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अगर हम समझे तो, ठीक है। इसमें क्या बात करी गई है, तो वही जो पिछले बार इन्होंने बोला था वही चीज़ है सारी, आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम पर आपको लास्ट वाली पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स है, ठीक है, ओके जी। 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए भाई, उसमें 40 साल से ज़्यादा, और इसमें नॉट एक्सेडिंग 35 ईयर्स, बाकी सेम चीज़ है। 5 साल का रिलैक्सेशन वो SC ST OBC एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिलैक्सेशन मिलेगा, वो पता है सबको, लेकिन 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एज लिमिट। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉर्मल है, इसमें सब्जेक्ट वाइज हम अभी जाएंगे, बट अगर नॉर्मल की बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए उस विषय में जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हो, प्लस आपका सीटेट पास होना चाहिए है, जो सेंट्रल लेवल पर टेट एग्जाम होता है आपका सीटेट, पेपर 2 आपका यहाँ पर पास होना चाहिए है, ठीक है। प्लस में आपसे बीएड की रिक्वायरमेंट, आपसे क्या मांगा गया है जी, बीएड मांगा गया है यहाँ पर, ठीक है। तो बीएड की रिक्वायरमेंट आपकी यहाँ पर होनी चाहिए है। इसके अलावा ध्यान देना, अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है तो वो सब मान्य है, ठीक है, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा वो सब मान्य है। ध्यान देना, इसमें जो कहा गया है 50% मार्क्स से इसमें बोला है एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट, जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हो उस विषय में भी 50% मार्क्स होने चाहिए है, और इसके अलावा एग्रीगेट भी होने चाहिए है, मीन्स ऑल ओवर एवरेज भी 50% मार्क्स होने चाहिए हैं, और जो सब्जेक्ट्स हैं आपके उसमें भी 50% से ज़्यादा होने चाहिए हैं, इंक्लूडिंग योर बीएड में भी 50% से ज़्यादा होनी चाहिए है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छे से समझेंगे। अगर आपके सब्जेक्ट वाइज भी नहीं है देन भी दिक्कत हो जाएगी, और ऑल ओवर नहीं है तो भी दिक्कत आपकी बनेगी। इसमें ये सीधे तौर पर बाहर कर देते हैं। तो अपना जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उनको प्लीज़ साफ तौर पर अच्छे से समझिएगा, ठीक है। बीएड मांगी गई है। इसके अलावा ध्यान देना, जो स्पेशल एजुकेटर वाले हैं, पिछली बार भी और आई थिंक EMRS में भी इसको छूट थी, जो स्पेशल एजुकेटर वाले हैं वो भाई इसको भर सकते हैं, उसमें भी आपके 50% मार्क्स की बात करी गई है। स्पेशल एजुकेटर वाले कौन है भाई, जो लाइक डिसेबिलिटी को पढ़ते हैं ना, जिनको सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक है, रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया से, जिनके पास RCC नंबर होता है ना,
वो यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। तो नॉर्मल बीएड वाले भी भर सकते हैं और स्पेशल बीएड जिसने कर रखी है वो भी इस फॉर्म को भर सकती हैं। और इसमें स्पेशल एजुकेटर का भी अलग से जिक्र किया गया है, ठीक है, तो वो चीज़ आप देख लेना। पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है, सिंपल सी बात है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर सकती है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। नो, इस पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। सीटेट मैंने बता दिया है, ओके जी। हाँ, अब एक बात यहाँ पर लिखी गई है, इफ़ यू आर अ बीएड इन स्पेशल एजुकेटर, अगर आपने स्पेशल एजुकेशन में बीएड कर रखी है और अगर आपका चयन हो जाता है, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, देन आपको 6 महीने के एक स्पेशल प्रोग्राम एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स से गुजरना होगा। ये इन्होंने यहाँ पर लिखा है, जो आप लोग कर लेंगे अगर आप इस चीज़ में आते हो तो। चलो, सब्जेक्ट वाइज अपने जो एलिजिबिलिटी उसको चेक कर लीजिए। टीजीटी हिंदी में आपने हिंदी पूरे 3 साल पढ़ाओ, ठीक है, 6 सेमेस्टर वाइज होते हैं ना चीज़ें, तो ये बहुत ईजी है। इंग्लिश का भी सेम है, ठीक है, बस ध्यान देना इलेक्टिव भी चलेगा, मेन भी चलेगा। मेन क्या होता है, जो आपको गिवन ही गिवन है, ठीक है। एक होता है कोर सब्जेक्ट, एक होते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है। डिफरेंस क्या है, कोर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट होते हैं जो आपको दिए गए हैं, आपको एकेडमिक में पहले ही दिए गए हैं कि आपको ये पढ़ने हैं। इलेक्टिव जिनसे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हो। इलेक्टिव वो होते हैं जो अपने कोर सब्जेक्ट के अलावा आप चूज़ करते हो अलग से, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे कोर सब्जेक्ट कुछ हो रहा है और मेरे को फिर इंटरेस्ट है हिस्ट्री में, या फिर मेरे को इंटरेस्ट है आर्ट्स में, कुछ भी, तो मैं उनको एज ए इलेक्टिव सब्जेक्ट ले लूँ, ठीक है। तो वो अगर आपने इलेक्टिव भी ले रखा है हिंदी इंग्लिश, और अगर आपने वो पूरे 6 सेमेस्टर या 3 साल पढ़े हैं, तो भी आप इसको यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। डन। अब आपको हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए है। हाँ, मैथ्स में और इसमें साइंस में हमेशा कन्फ्यूज़न बनी रहती है, तो वो आज मैं आपकी दूर कर दूँगी। टीजीटी मैथ की अगर बात करी जाए तो ध्यान दीजिएगा, मैथमेटिक्स अगर आपने इलेक्टिव में अगर चूज़ कर रखा है, भी आपका इंटरेस्ट है मैथ्स पढ़ने में, तो भी आप कर सकते हो, ठीक है। आपने 3 साल के लिए या एज ए मेन सब्जेक्ट भी हो अगर है तो भी भर सकते हो। कब भर सकते हो, जब आपने पूरे 3 साल यानी कि 6 सेमेस्टर अगर आपने मैथ पढ़ा है, तो आप इसको यहाँ पर कर सकती हैं। इसके अलावा अगर आपने फिजिक्स को पढ़ा है एटलीस्ट 1 साल यानी कि 2 सेमेस्टर, तो भी आप यहाँ पर इसको, मतलब इसके अलावा, ठीक है, फिजिक्स आपने पढ़ा हो, ऐसा नहीं है और में नहीं है, ये और में नहीं है, ये आपने पढ़ा ही पढ़ा हो उसमें, ठीक है। मतलब मैथ्स तो आपने 6 सेमेस्टर पढ़ा ही पढ़ा हो, इसके अलावा फिजिक्स पढ़नी ज़रूरी है 2 सेमेस्टर मीन्स 1 साल के लिए, और केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिस्टिक्स में से भी कोई एक विषय आपने 2 सेमेस्टर पढ़ा हो, तो आप मैथ्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। इन शॉर्ट अगर मैं आपको बात करूं कि जो भी ऑनर्स वाले हैं, फिजिक्स ऑनर्स वाले, जो भी ऑनर्स वाले हैं, केमिस्ट्री ऑनर्स वाले नहीं भर सकते हो, ठीक है, नहीं भर सकते हो। जिसने नॉर्मल बीएससी कर रखी है ना, नॉर्मल बीएससी कर रखी है, जिसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आता है, वो भर सकता है इसको, ठीक है, वो इसको भर सकता है। इसके अलावा जो ऑनर्स मैथ्स वाले हैं वो इसको भर सकते हैं। तो नॉर्मल बीएससी और ऑनर्स मैथ वो भर सकते हैं इसको, बस, बाकी नहीं भर सकते, ठीक है। इन शॉर्ट मैंने आपको बता दिया है कि मैथ तो आपने पढ़ा हो पूरे 3 साल, फिजिक्स 1 साल, केमिस्ट्री और इसमें से आपने 1 साल पढ़ा हो, तो नॉर्मल बीएससी में हम लोग ये सब करते हैं। इसके अलावा अगर कैंडिडेट्स ने चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के थ्रू भी चीज़ें, अगर ये सारे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके अगर बन रहे हैं, तो भी आप कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का मतलब क्या है कि आपने कुछ विषय चूज़ कर रखे, अपना खुद का एक कोर्स बना रखा अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, देन आपको वहाँ पर मार्क्स नहीं बताए जाते, बल्कि CGPA SGPA से आपको ग्रेड पॉइंट्स में चीज़ें बताई जाती है। तो अगर आपने ऐसे कुछ पढ़ रखा है और आपका ये कॉम्बिनेशन मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर ऐसे अगर बन रहा है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है टीजीटी साइंस। ओके, टीजीटी साइंस में काफ़ी को बहुत प्रॉब्लम होती है भाई, तो प्लीज़ समझ लेना टीजीटी साइंस में क्या बात कर रहे हैं। कैंडिडेट शुड हैव स्टडीज, देखो ये जो सब्जेक्ट्स लिख रखे हैं ना, बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, ठीक है, ये आपके मेन चीज़ है, मतलब सारे नहीं पढ़े हुए होने चाहिए, इनमें से कोई भी एक ऑब्लिक में गिवन है, ठीक है। तो बायोलॉजी, लाइफ साइंस, बॉटनी, जूलॉजी, एज ये सब्जेक्ट आपने या तो ऑनर्स या फिर मेन सब्जेक्ट पढ़ाओ, इसमें से कोई भी एक, ठीक है। मेन सब्जेक्ट आपने कब, पूरे 3 साल मीन 6 सेमेस्टर के लिए, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि अगर आपने ये कोई भी इसमें से अगर आपने कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ा है, तो इसके अलावा भी आपका एक कॉम्बिनेशन है जो आपको चूज़ करना है, ठीक है। ध्यान से पढ़ो इस चीज़ को। फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर एटलीस्ट 1 ईयर और एनी 2 सेमेस्टर, मतलब 1 साल के लिए आपने ये सब्सिडरी सब्जेक्ट भी पढ़े हो, आपको इधर समझ में आएगा। ये जो लिखा है ना इधर, ये इधर देखो, अगर ये जो ऊपर ऑब्लिक में थे ना, अगर उसमें से आपने बायोलॉजी या लाइफ साइंस अगर आपने 3 साल पढ़ा है, तो उसके साथ साथ जो आपके साथ साथ जो सब्सिडरी सब्जेक्ट होने चाहिए, वो कौन से होने चाहिए, केमिस्ट्री,
बॉटनी या फिर जूलॉजी। ये तो आपने पूरे 3 साल पढ़ा हो, ये आपने कोई भी 1 साल के लिए पढ़ा हो, ठीक है। अगर आपने बॉटनी ले रखा है तो फिर सब्जेक्ट कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर आपका कॉम्बिनेशन बनेगा यहाँ पर केमिस्ट्री का और जूलॉजी का। अगर आपने जूलॉजी मेन सब्जेक्ट ले रखा है तो फिर आपका केमिस्ट्री और बॉटनी का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो ये कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना, ठीक है, ध्यान देना कि आपको ऐसे कॉम्बिनेशन में ही आपका एलिजिबिलिटी के अंतर्गत आता है। जिसने नॉर्मल बीएससी कर रखी है ना भाई, वो नहीं भर सकता है, ठीक है। जिसने नॉर्मल बीएससी कर रखी है वो नहीं भर सकता इसको। इसको कौन भर सकता है, जिसने मेडिकल से कर रखा है ना, ठीक है, जिसने बायोलॉजी पढ़ी है वो कर सकते हैं, सिर्फ साइंस को सिर्फ वो भर सकते हैं। ये आपका AWES हो गया, ठीक है, ये आपका NVS हो गया, KVS हो गया, ये सारे सब इसके ही हैं। इसमें नॉर्मल बीएससी वालों के लिए साइंस में कोई प्लेस नहीं है, आप लोग मैथ का भर सकते हो। क्लियर चीज़ है, इतना समझ में आया सबको, ठीक है। चलिए इसमें आपको प्लीज़ ये देख लेना भाई, ये जो ऑब्लिक में है ये आपका एज ए मेन सब्जेक्ट, इसके अलावा अगर आपने इसमें से कोई एक मेन सब्जेक्ट चूज़ किया है तो आपका कॉम्बिनेशन ये साइड वाले रहेंगे। इसमें भी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की बात करी गई है। अगर आपने ऐसे ये कॉम्बिनेशन करके पढ़ रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आता है सोशल स्टडीज़, SST। SST में कौन कौन भर सकता है, स्टडीड एनी 2 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट की बात करी गई है, ठीक है। किन किन में से, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, 4 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना है। कैसे बनाना है, जिसमें एक सब्जेक्ट तो या तो हिस्ट्री होगा, ठीक है, या फिर और में ज्योग्राफी। यानी कि एक सब्जेक्ट तो मस्ट है आपका, हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से एक होना ही होना चाहिए है। इसके अलावा जो दूसरा सब्जेक्ट है आपका, जो दूसरा सब्जेक्ट है आपका वो अपार्ट फ्रॉम हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी होगा, ठीक है। अगर आपने हिस्ट्री चूज़ किया है तो ये जो आपको 4 सब्जेक्ट ऊपर गिवन है इसमें से ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, दूसरा सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। अगर आपने एक ज्योग्राफी पिक किया है तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से दूसरा सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। ये सब्जेक्ट तो आपने पूरे 3 साल के लिए पढ़े हो, और ये जो कॉम्बिनेशन वाला है जो कि इसके साथ में होना ही होना चाहिए है, वो आपने किसी भी 2 सेमेस्टर या फिर 1 साल के लिए पढ़ा हो। बहुत ही सिंपल सी बात है इसमें, ठीक है। तो SST का ये कॉम्बिनेशन है और ये कई सालों से ऐसे ही चल रहा है कि भाई या तो आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट हो जो आपने 3 साल के लिए पढ़ा हो, इलेक्टिव भी चलेगा, मेन सब्जेक्ट भी चलेगा, बस पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा जो दूसरा सब्जेक्ट है वो अपार्ट फ्रॉम हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री है तो दूसरा ज्योग्राफी भी हो सकता है, ज्योग्राफी है तो दूसरा हिस्ट्री भी हो सकता है। क्लियर, ये चीज़ देखना इस चीज़ को, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें भी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम की बात करी गई है। ऐसे भी अगर आपने कॉम्बिनेशन बना के कर रखा है तो भी आप इसको भर सकते हो। फिर है थर्ड लैंग्वेज, जो भाई अदर पार्ट्स में जो भी लैंग्वेज के टीचर्स चाहिए उनको अलग अलग एरियाज़ में, जहाँ पर हिंदी इंग्लिश नहीं है अदर लैंग्वेज है तो वहाँ पर उनको टीचर्स की रिक्वायरमेंट है। तो वहाँ पर आपने वो अपना जो लैंग्वेज है वो उसको अगर इलेक्टिव में पढ़ रखा तो भी, मेन सब्जेक्ट है तो भी पूरे 3 साल पढ़ा हुआ होना चाहिए, तो आप इसमें भर सकते हो। एक ओके, इसके अलावा वो ये डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन वो जो नीचे थी आपकी, ऊपर हम जो करते हुए हैं वो है TGT के सारे जो पोस्ट है वो फ्रेश कैंडिडेट्स की ली जाएगी, क्योंकि उसमें आपका PRT होता नहीं है, जो आप प्रमोशन के थ्रू आ जाओ, ठीक है। हम नवोदय विद्यालय की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अब देखो मेन तो सब हो गया है, फिर कंप्यूटर साइंस को भी देख लो, इसमें सेम है भाई, वही सारी चीज़ें, बस आपको एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है, 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, रिलैक्सेशन मिल जाएगा, ठीक है। बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन 20 ही आपने कर रखी हो, 50% मार्क्स आपके हो, सब्जेक्ट वाइज भी एग्रीगेट की भी बात करी गई है। आपने अगर BTech वगैरह कर रखे कंप्यूटर साइंस में तो भी आप भर सकते हो। सीटेट पेपर 2 आपका पास होना चाहिए है। बैचलर डिग्री मीन्स BEd MAd आपने कर रखा हो, ठीक है। MAd की मतलब BEd MAd अगर आपने इंटीग्रेट कर रखा हो, वैसे BEd की ही रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो BEd चलेगा भाई, कंप्यूटर साइंस में BEd की रिक्वायरमेंट होगी, 100% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से ही होगा। फिर आर्ट की बात आती है, वो ये सारा सेम, बस आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है। बैचलर डिग्री आपके ड्राइंग में, पेंटिंग में, ऐसे यहाँ पर बात करी गई है, BEd की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। बाकी कोई चीज़ों की यहाँ पर नहीं है, सीटेट वीटेट इसके लिए नहीं चाहिए, तो 100% डायरेक्ट रिक्वायरमेंट। ओके, ये सब चीज़ प्लीज़ फोकस कर लीजिएगा। मेन चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। फिजिकल एजुकेशन वही है आपका जो हमने अभी PGT कराना, बस आपका एज में कमी है, 35 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर भी आपका वो साई वाला, ठीक है, आपने एटलीस्ट स्टेट को रिप्रेजेंट किया हो नेशनल लेवल पर तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है। ये डिज़ायरेबल है, वांछनीय है। ओके, सो दैट्स ऑल, इसमें आपको इतना ही समझना है। म्यूज़िक वाले प्लीज़ अपना यहाँ पर चेक कर सकते हो। इसके अलावा नीचे कुछ अलग पोस्ट भी है, जैसे लाइब्रेरी है, ठीक है, इसमें भी अगर किसी को अप्लाई करना है तो आप लोग अपना चेक कर सकते हो। बाकी ये जो सारी चीज़ें वो आपको पिछली बार भी देखने को मिली थी। सो दीज आर द रूल्स जो आपको पता होनी चाहिए है,
ठीक है, क्यों जो आगे आपकी भर्ती आएगी वो इन्हीं रूल्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, ये रूल्स आपको बताएंगे कि आप उसके लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। तो अभी फ़िलहाल जो करंट में चल रहा है वो उसका इससे कोई लेना देना है नहीं। सो दैट्स ऑल। अगर आप कोई डाउट होता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही है, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।